अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि यूज़ होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो यूज़ होता है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसके बाद हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड। फिर हम टाइम पीरियड को भी डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करेंगे एंड फाइनली उसके बाद जो है हम फेज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में और इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या फार्मूला है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट से। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन ये है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के लम्हे में, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है। अब इस स्प्रिंग का एक एंड जो है वो फिक्स्ड है, दूसरा एंड जो है एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है जिसका मास हम लिखते हैं कि उसका मास क्या है, उसका मास m है। ठीक है। अब इस मास को जब इस वाली पोजीशन से, मतलब ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ हम इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है। अगर इस मीन पोजीशन से हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। लेट सपोज कि हम इसको राइट साइड पे डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लम्हे पर जो इसका डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से, मतलब इस मीन पोजीशन से इसको राइट की तरफ जो डिस्टेंस ये कवर करेगा, मतलब इस पॉइंट तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस क्या है, वो x है। तो ये x जो है मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, इस डिस्टेंस को हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड की तरफ जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव x की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि ये डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पॉजिटिव x की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव x की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट तो वो भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो आई होप कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है। लेट सपोज कि ये मीन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे रेस्ट में है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, ना ही ऑब्जेक्ट पर किसी भी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, मतलब जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो लेट सपोज कि ये यहाँ तक इसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं कि ये एक्स नॉट है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है इस ऑब्जेक्ट ने, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे कि ये इस की मोशन का एम्पलीट्यूड है। जब इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे जिस पॉइंट पर जाके ये रुकेगा वो पॉइंट क्या होगी, वो पॉइंट इसकी जाके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट होगी। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जो इसने कवर किया है ये एम्पलीट्यूड है। इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं, एक पेंडुलम के। लेट सपोज कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, इसको हमने यहाँ तक इसको डिस्प्लेस किया है। अब यहाँ तक जो हमने डिस्प्लेस किया तो इसने जो मैक्सिमम जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है, वो मैक्सिमम यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। जब इस पॉइंट से हम रिलीज करेंगे
तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा जाके इस पॉइंट पे रुक जाएगा। तो नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जहां पे जाके ये रुकेगा तो उस पॉइंट के ऊपर वो क्या कवर करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यही इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन में हो और उस ऑसिलेशन में जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है मास स्प्रिंग सिस्टम में और ये वाली भी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मीन पोजीशन से, कीप इन माइंड, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड है इस मोशन का। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, द मैक्सिमम चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एट एक्सट्रीम पोजीशन। जो मैक्सिमम बॉडी की पोजीशन जो चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी या एक्सट्रीम पोजीशन पर वो ऑब्जर्व की जाएगी। क्या ऑब्जर्व किया जाएगा, मैक्सिमम चेंज इन पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो वहां पे जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या मैक्सिमम जो चेंज इन पोजीशन होगी वो एम्पलीट्यूड कहलाएगी। तो आई होप कि एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड क्या है। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। अब एक वाइब्रेशन क्या है, लेट्स सपोज कि इस मास स्प्रिंग सिस्टम को इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है और हमने यहाँ तक उसको लेके आए हैं। जब इस पॉइंट से आप इसको रिलीज करोगे तो ये यहाँ से मूव करता हुआ जाके इस जगह पे पहुंचेगा, दोबारा आके इस सेम पॉइंट पर जब आएगा तो इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, वन वाइब्रेशन क्या होगी, इसकी कंप्लीट होगी। या इसको हम वन साइकिल भी कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो वन वाइब्रेशन या वन साइकिल इसी को कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, वो क्या है, अब इसको तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ तक इसको मूव करके लाया है हमने यहाँ तक। ठीक है, जब हमने इसको मूव करके हमने यहाँ तक लाया तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मूव किया यहाँ तक, फिर दोबारा जाके यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो तब जाके इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो एक साइकिल ये भी होता है, जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया वो भी वन वाइब्रेशन है, वो भी वन साइकिल है, लेकिन ये भी वन साइकिल है क्योंकि हमने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया है ना, तो यहाँ से मूव किया यहाँ तक, फिर दोबारा जाके इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, उसके बाद दोबारा ये मीन पोजीशन पर आके पहुंचा है जहाँ पे एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये भी वन वाइब्रेशन है, यहाँ ये भी क्या है आपके पास, वन साइकिल है। ठीक है, इसको भी वन साइकिल कहते हैं। तो वन साइकिल कंप्लीट होने में जितना भी इसको टाइम लगेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे। मतलब अगर आपके पास स्टॉप वॉच है, जब आपने इसको यहाँ से मूव कराया तो आप क्या करें कि स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट कर दें और टाइम नोट करते जाएं। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ से आप उसको रिलीज करें, रिलीज करने के बाद दोबारा यहाँ पे पहुंचेगा। जब वो मीन पोजीशन पर पहुंच जाए तो आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें और वहां पे आप टाइम चेक करें कि कितना टाइम हुआ है। तो वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, क्योंकि यही टाइम एक ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड था एक साइकिल कंप्लीट करने में या वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन या एक साइकिल या एक ऑसिलेशन को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड कहते हैं। मैथमेटिकली टाइम पीरियड किसके बराबर है, थीटा अपॉन ओमेगा। तो थीटा जो है ये क्या है, ये हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, ये टाइम पीरियड। फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है, जो थीटा रिक्वायर्ड होता है वो थीटा किसके बराबर होगा, 2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, लेट सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, हम यहाँ से लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, ये इसका डायमीटर है सर्कल का। ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये हो जाएगा पाई,
यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ तक पहुंचेगा तो दूसरा पाई ये, तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ तक हो जाएगा 2 पाई। तो 1 साइकिल कंप्लीट करने में कितना जो है इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो थीटा जो है वो 2 पाई के बराबर होता है। तो 2 पाई आप यहाँ पे रखें तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, 2 पाई अपान ओमेगा के बराबर होगा। फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला क्या है, उसके लिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट के अपान एम होती है। तो ओमेगा की जगह पर आप क्या रखें, अंडर रूट के अपान आप एम रखें। तो जब हमने ये रखा 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट के अपान एम, इसको मल्टीप्लीकेशन में लाएं तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम अपान के। तो ये टाइम पीरियड, टाइम को कैलकुलेट करने का फार्मूला है फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम। इसी तरह अगर पेंडुलम का एग्जांपल है, ठीक है, तो पेंडुलम का ऑब्जेक्ट को यहाँ तक डिस्प्लेस करें और यहाँ डिस्प्लेस करने के बाद आप इसको रिलीज करें, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक से दोबारा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 1 साइकिल। तो इस साइकिल को जो टाइम लगेगा उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है, जो ओमेगा का फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट, हम कहते हैं कि ये बराबर होता है किसके, जी अपान एल के बराबर होता है। तो टाइम पीरियड इसका फार्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपान अंडर रूट जी अपान एल। अब इसको आप क्या करें कि इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाएं, तो जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन में लेके जाओगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, तो ये फार्मूला किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टाइम पीरियड का, किसके लिए, फॉर पेंडुलम के लिए, यहाँ हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड के फार्मूला थे जो कि दोनों अलग अलग फार्मूला हैं फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए एंड फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए। तो आई होप कि टाइम पीरियड आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद जो है हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशन या फिर रोटेशन या फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स। तो जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स हो, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो, जितने नंबर ऑफ रोटेशन हो, ये कंप्लीट हो पर यूनिट टाइम, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज कि एक वेव है, ठीक है, ये हो गया एक साइकिल जिसमें एक आपके पास क्रेस्ट हो, एक आपके पास क्या हो, ट्रफ हो, तो ये एक साइकिल कंप्लीट है। अब इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, हम कहते हैं कि 2 सेकंड लगे हैं। कितना टाइम लगा है, 2 सेकंड। तो 1 साइकिल, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, यूनिट पर यूनिट क्या है, टाइम। तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो 1 अपान 2 ये हो गई फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, इस वेव की। तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है, जितने साइकिल्स कंप्लीट हों उन साइकिल को कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उस टाइम से आप डिवाइड कर दें तो उसकी आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1/2, यहाँ हम इसको लिखते हैं 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर किसके, नंबर ऑफ साइकिल डिवाइड बाय टाइम पीरियड। एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/t के बराबर होता है। अब इसका जो है कैसे जो है हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे मास स्प्रिंग सिस्टम की, बहुत आसान है। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया था, टाइम पीरियड किसके बराबर मिला था, 2 पाई अंडर रूट किसके हम बराबर हमें मिला था, m अपान k के बराबर मिला था। ठीक है, m अपान k के बराबर मिला था। तो क्या करें कि इस t की जगह पर आप ये वाला रख दें, तो मैंने यही किया है इस जगह पे, 1/2 पाई अंडर रूट m अपान k। अब m अपान k को मैं ऊपर मल्टीप्लीकेशन में लेके गया हूँ, तो ये हो जाएगा k अपान m और 1/2 पाई, ये वही सेम। तो ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, मास स्प्रिंग सिस्टम की। k क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है कि कितना स्प्रिंग जो है हार्ड है या कितना जो है वो सॉफ्ट है। m क्या है, मास है, मास जो कि ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस मास स्प्रिंग सिस्टम की। ठीक है, उसके बाद हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिवाइड करेंगे टाइम के साथ,
तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसे कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो, ट्रैवल कर रहा हो सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। हम कहते हैं कि ये इसका डायमीटर है वर्टिकल और ये इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मौजूद है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो मूव करता हुआ जाएगा तो ये सेंटर से, इस ओरिजिन से ये क्या कवर करेगा, एंगल कवर करेगा। इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट जो है सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनाता है, उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो हमारे पास जो है ओमेगा, जो है ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सिंबल है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा को डिवाइड करते हैं टाइम के साथ। थीटा क्या है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है वो क्या है, टाइम। अब जब एक कंप्लीट जो है रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में, हम पहले भी इसको डिस्कस किया है कि कंप्लीट रोटेशन में ये एंगल कितना आएगा। लेट्स सपोज कि यहाँ तक जो ये एंगल कवर करेगा वो एंगल होगी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को रेडियन में हम शो करते हैं π/2 से। फिर आगे जाके फिर ये 90 डिग्री मजीद कवर करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो π/2 ये, तो π/2 और π/2 ये वाली ये हो जाएगा टोटल पाई, ठीक है। तो यहाँ तक इसने कितना कवर किया है, पाई, हाफ ऑफ द सर्किल। लेकिन ये कंप्लीट जब रेवोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट करेगा इस पॉइंट तक, तो ये 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो है 2 पाई। अगर डिग्री में लेना चाहें तो डिग्री में 360 डिग्री, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो 360 डिग्री होता है। रेडियन की बात करें, क्योंकि रेडियन जो है वो यूनिट है किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो रेडियन की बात करें तो वो होता है 2 पाई। तो ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई अपान टी के। अब आपके सामने ये एक एनिमेशन मैंने रखी हुई है, आप यहाँ पे देखें। इस पोजीशन पर किसी भी किस्म का कोई जो है ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। ये है ऑब्जेक्ट की जो है वो मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्किल में मूव करता रहेगा, जैसे कि ये रेड वाला ये वाला ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन जो है इस वर्टिकली डायमीटर पर मूव करती रहेगी, ठीक है। पहले जो हम पढ़ के आए हैं उसमें क्या था, उसमें जो प्रोजेक्शन हम ले रहे थे वो हॉरिजॉन्टली ले रहे थे, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्शन पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल पर सिर्फ नहीं होगी, वर्टिकल पर भी उसकी प्रोजेक्शन होगी, उसका शेडो होगा, उसका अक्स होगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो प्रोजेक्शन है वो इस डायमीटर के ऊपर क्या करती रहेगी, यहाँ से मूव करती रहेगी। तो पार्टिकल की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। ये पहले हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक दूसरा केस लिया है वो वर्टिकली प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो अब आपके लिए ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि प्रोजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पर नहीं होगी बल्कि वर्टिकल डायमीटर पर भी प्रोजेक्शन होगी। तो ये वर्टिकल डायमीटर की प्रोजेक्शन का केस है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे प्रोजेक्शन जो है ये बिल्कुल मीन पोजीशन है प्रोजेक्शन, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। अब पार्टिकल जो है यहाँ से लेकर पूरा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा, वो होगा 2 पाई होगा, ठीक है। और जब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा तो 2 पाई को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये साइकिल जब एक कंप्लीट होगा, ठीक है, ये वाला साइकिल जब एक कंप्लीट होगा तो उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम इस 2 पाई को डिवाइड करेंगे उस टाइम के साथ तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब ये तो सर्कुलर मोशन में, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखें कि इस पोजीशन से अब आप देखें, अब यहाँ से प्रोजेक्शन मूव किया यहाँ तक, दोबारा प्रोजेक्शन आई इस जगह तक, यहाँ से दोबारा प्रोजेक्शन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ पे कितना उसको टाइम लगेगा, तो 2 पाई को उस टाइम के साथ हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें क्या मिल जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आई होप कि सर्कुलर मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आपको समझ में आ चुकी होगी।
और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं वो भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई ठीक है और 1 अपॉन आप टी करके लिखें तो 1 अपॉन टी किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो अब आप क्या करें कि ओमेगा बराबर किसके हो जाएगा, 2 पाई एफ के, क्योंकि इस 1 अपॉन टी की जगह पर मैंने क्या रख दिया, फ्रीक्वेंसी रख दी है। तो ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर सर्कुलर मोशन के लिए और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना जरूरी था क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर इसको डिस्कस करें इस फार्मूले को, तो इस फार्मूले में भी वही है कि आप जो प्रोजेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और फिर दोबारा आई इस जगह तक, यहाँ से दोबारा जब इस मीन पोजीशन पर पहुंचेगी तो टाइम को, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय एक साइकिल डिवाइड बाय वो टाइम, ठीक है, 1 साइकिल डिवाइड बाय वो टाइम, टाइम लेट सपोज 2 सेकंड लगता है, तो क्या करेंगे ये 1/2 को डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 0.5, तो 0.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब इस फ्रीक्वेंसी को इस 2 पाई से आप इस फार्मूले में देखें 2 पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आई होप कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आगे जो है वो फेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना ये जरूरी है। व्हाट इज फेस? फेस जो है is a state of motion of vibrating object in terms of position and direction। अब एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसकी जो मोशन की स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पोजीशन से और डायरेक्शन से। अब पोजीशन से और डायरेक्शन से किस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं जी। तो कौन सा ऐसा टूल है हमारे पास जिसके जरिए हम स्टेट ऑफ मोशन को बताएंगे पोजीशन से और डायरेक्शन से जी, तो वो है वेव फॉर्म। क्योंकि वेव फॉर्म में एक तो डायरेक्शन और जो वेव बनेगी उस वेव की जो है वो पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो वेव की पोजीशन, तो पोजीशन और डायरेक्शन हम वेव फॉर्म में हम इंडिकेट करते हैं। तो वेव फॉर्म में वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, वही आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट का फेस क्या है। तो आई होप कि फेस की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल है, पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो पोजीशन और डायरेक्शन के टर्म में हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को बताएं तो वो फेस कहलाता है, ठीक है। अब जो फेस है उस फेस को हम रिप्रेजेंट कहाँ से करेंगे, इस केस के लिए ये जो वर्टिकली जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये एम्पलीट्यूड कवर करेगा और इस एम्पलीट्यूड के बाद दोबारा यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड कवर करेगा, कवर करने के बाद दोबारा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो 1 साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, तो इस वर्टिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, इस वर्टिकल जो है, ठीक है, वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको हम बताते हैं इस फार्मूले से, y = a साइन ओमेगा टी। ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट है और ये साइन ओमेगा टी ये मोशन को बताएगा, ठीक है। अब ओमेगा टी जो है ये हमें देखना है कि ओमेगा टी क्या है। ओमेगा टी जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसका ओमेगा टी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करके इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये इसका ओमेगा टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर किसके होगा, रेडियन में π/2 और डिग्री में 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होती है। अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ठीक, मतलब हम कहते हैं कि ये ए पोजीशन है, लेट सपोज, तो इस ए पोजीशन पर ओमेगा टी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। अब ये कैसे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ उसको, क्योंकि ओमेगा बराबर किसके होता है, थीटा अपॉन टाइम के। तो थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होगा ओमेगा टी के। ये टी इस तरफ आएगा तो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ओमेगा टी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अंडरस्टैंड। तो y = a साइन ओमेगा टी बराबर a साइन 0 डिग्री, कहाँ पे, इस ए वाली पॉइंट पर, ये वाली पॉइंट। तो साइन 0 डिग्री जो है साइन 0 0 के बराबर होता है। आप देखें कि एम्पलीट्यूड क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, ये वाली पोजीशन जहां पे y क्या है, 0 है। जब b पॉइंट पर पहुंचेगा यहाँ पे तो ओमेगा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, π/2 के, मतलब 90 डिग्री के।
तो y बराबर किसके होगा, a साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की जगह पर मैंने 90 डिग्री रखी, तो साइन 90 किसके बराबर है, 1 के। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ तक, इस वाले केस तक। ओके, अब पार्टिकल इस पोजीशन से मूव करता हुआ, इस बी पोजीशन से मूव करता हुआ जब ये सी पे पहुंचेगा, ठीक है, अब सी पे आप दोबारा देखें कि कहाँ पर होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा, y बराबर किस 0 होगा, और सी पर टोटल कितनी एंगल कवर हो जाएगी, 180 डिग्री कवर होगी। मतलब अगर रेडियन की बात करें तो पाए, तो हमारे पास किसके बराबर होगा, y साइन ओमेगा टी 180 डिग्री, 180 डिग्री साइन 180 जो है वो 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास जो है y किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो 270, तो ओमेगा टी जो है 270 डिग्री, तो 270 साइन वो -1 के बराबर होता है। तो इस जगह पे जब पहुंचेगा इस वाली पॉइंट पे डी पर, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस में -a के बराबर आ रहा है y। ठीक है, ये वाला। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा इस ई पॉइंट तक, ठीक है, मतलब ई कहें या शुरू वाली ए पॉइंट कह दें, चलो ए पॉइंट कह दें जहां से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे टोटल एंगल 270 के बाद यहाँ पे टोटल एंगल कितनी बन जाएगी, पूरी की पूरी 360 डिग्री बनेगी। तो साइन 360 हम रखेंगे, तो साइन 360 0 के बराबर होता है, तो ये y की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये y यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमने मैथमेटिकली जो है ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को हमने देख लिया। अब इस स्टेट ऑफ मोशन को, मतलब 0 डिग्री पर 0 एम्पलीट्यूड, 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, फिर जो है 180 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, फिर जो है आपके पास 270 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो अब आप इसको वेव में ड्रा करें। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हैं कि ये एक्स है, सॉरी यहाँ पे आप y रख दें क्योंकि हमने y का एग्जांपल लिया हुआ है। तो y इस पॉइंट पर आप देखें कि ये मैक्सिमम है, ये कहाँ पर है, y इक्वल टू a, लेकिन किस जगह पर है ये मैक्सिमम, ये है इस O पॉइंट पर। तो O पॉइंट आप देखें कि कहाँ पर है, O पॉइंट है π/2 पर, तो π/2 क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है y, मतलब ये y, ये 0 कहाँ पर है, ये A पॉइंट पर 0 है, और 0 कहाँ पर है, ये 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर मतलब ये वाला केस देखें, इस पर y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 हुआ। तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो है 0, कहाँ पर, 0 डिग्री पर, और ऑब्जेक्ट का फेस 90 डिग्री है, यहाँ π/2 है। ठीक है, वो कहाँ पर है, जहाँ पे आपके पास क्या है, इसका मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, इस जगह पे, इस O पॉइंट पर, वहां पे पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो क्या है, π/2 है। तो फेस जो है ऑब्जेक्ट की मोशन को बताता है। जहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है, a है, तो वो कहाँ पे है, वो π/2 पर है या 90 डिग्री पर है, मैक्सिमम है। और फेस जो है वो 0 है, वो कहाँ पर है, वो है 0 डिग्री पर। ठीक है, ये 0 है और ये 0 डिग्री पर है y। अब फेस जो है दोबारा 0 है, वो कितना है, वो 180 डिग्री पर, मतलब पाई पर। ठीक है, फेस दोबारा नेगेटिव में है, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव y है, और y नेगेटिव y मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम है -a, वो कितना है, वो दोबारा जो है वो आपके पास कहाँ पर है, वो है 3π/2 पर, 3π/2 पर, मतलब 270 डिग्री पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर है। तो आप क्या करें, इसको वेव बनाएं, ये यूं इस तरह से। ठीक है, ये 0 दोबारा 0 के बाद ये मैक्सिमम, और जब 360 होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोबारा जो है पार्टिकल का फेस जो है वो 0 हो जाएगा। तो फेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन। तो जो हमने ये पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का जो फेस है, इस केस में वो फेस क्या है, वो मैक्सिमम कहाँ पर है, 90 डिग्री पर, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर मिल रहा है हमें, 90 डिग्री पर। तो ऑब्जेक्ट का फेस π/2 है, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, वो कहाँ पर है, वो 0 डिग्री पर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फेस जो है वो क्या है, 0 है। तो आई होप कि ये फेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि फेस को किस तरह से हम समझ। अगर फेस में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में
पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।